नमस्कार। किसका जनतंत्र, कैसा जनतंत्र, तीसरी और अंतिम कड़ी के साथ हाजिर हूं मैं राकेश रंजन। अंबेडकर पर हमला और बवाल। संसद के विवाद में दूसरा मुद्दा डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर का है। देश की राजनीति में 1980 के दशक से अंबेडकर की प्रतिष्ठा उत्तरोत्तर बढ़ती गई है। पूंजीवादी नेताओं की श्रृंखला में वे फिलहाल लोकप्रियता के शिखर पर हैं। नेहरू सरकार से इस्तीफा देने के बाद लगभग 2-3 दशकों तक वे पृष्ठभूमि में गुम हो गए थे, लेकिन आज संसदीय राजनीति में शामिल कोई पार्टी ऐसा कोई आचरण नहीं करना चाहती जिससे उनकी प्रतिष्ठा को खरोंच भी लगे। इसके पीछे मुख्य कारण है दलित और पिछड़ी जातियों का विशाल वोट बैंक को हथियाने की राजनीति। मार्क्सवादी धारा के कई संगठन तक उनके विचारों के कायल हो चुके हैं, लेकिन पूंजीवादी राजनीति में जैसा अमूमन होता है, महान हस्तियों के नाम का जाप तो खूब होता है, लेकिन उनकी सीखों पर अमल नहीं होता। गांधी के सत्य और अहिंसा से लेकर अंबेडकर के दलित मुक्ति कार्यक्रम तक यह बात लागू होती है। तो यह डॉक्टर राम कविंद्र का विश्लेषण है। डॉक्टर राम कविंद्र समकालीन चिंतन के संपादक हैं। पहली और दूसरी कड़ी को आपने काफ़ी सराहा, काफ़ी प्रतिक्रियाएं भी आई, तो मुझे उम्मीद है कि तीसरी और अंतिम कड़ी को भी आपकी सराहना मिलेगी और प्रतिक्रियाएं आएंगी। तो भारतीय राजनीति में डॉक्टर अंबेडकर मुख्यतः 2 योगदानों के लिए याद किए जाते हैं। उनका सबसे बड़ा योगदान है जाति का उन्मूलन और दूसरा संविधान लेखन में उनकी केंद्रीय भूमिका। पूंजीवादी विचारक उनके मुख्य योगदान जाति उन्मूलन पर पर्दा डालने के लिए संविधान निर्माण में उनकी भूमिका को बढ़ा चढ़ाकर पेश करते हैं और उन्हें संविधान निर्माता की उपाधि से विभूषित भी करते हैं। अब तक वे अपने मकसद में सफल भी रहे हैं, लेकिन अब ऐसे दलित बुद्धिजीवी भी सामने आने लगे हैं जो अंबेडकर को जाति उन्मूलन संघर्ष के नायक के रूप में पेश करने लगे हैं। अगर जाति उन्मूलन का अभियान सफल हुआ तो सचमुच हमारे समाज में एक क्रांति आ जाएगी, लेकिन अब तक ऐसा इसलिए नहीं हुआ कि अडानी अंबानी सरीखे पूंजीपति जाति उन्मूलन नहीं चाहते। इसलिए अगर ये नए अंबेडकरवादी सचमुच अपना लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं तो उन्हें व्यवस्था के खिलाफ संघर्ष में उतरना पड़ेगा। वे बड़ी शिद्दत से 2 सितंबर 1953 को राज्यसभा में अंबेडकर के वक्तव्य को सामने लाते हैं, जिसमें उन्होंने कहा था कि मैंने जो बनाया था उस पर शैतानों ने कब्जा कर लिया है, मैं इसे जलाने में आगे रहूंगा। जाहिर है उनका आरोप तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की सरकार पर था। आज की सरकार निसंदेह नेहरू सरकार ज्यादा प्रतिक्रियावादी और दलित विरोधी है। अंबेडकर के जाति उन्मूलन का विचार और कार्यभार अपने समकालीन जाति उन्मूलन के अन्य दावेदारों से भिन्न था। उनका मानना था कि जाति का सवाल सिर्फ श्रम विभाजन और सामाजिक उत्पीड़न का सवाल नहीं है और इससे सतही तौर पर हल नहीं किया जा सकता है। उसकी जड़ें हिंदू धर्म के दर्शन में जमी हैं। इसलिए जाति का उन्मूलन तभी हो सकेगा जब हिंदू धर्म का समूल नाश हो जाए। जाहिर है भाजपा और आरएसएस इस विचार को न तब मानते थे और अब न मानते हैं। मानना तो दूर, सुनने तक को तैयार नहीं है। आज भी उनका प्रयास है कि धार्मिक अल्पसंख्यकों को 2 दर्जे का नागरिक घोषित करते हुए भारत को हिंदू राष्ट्र बना दिया जाए और जाति व्यवस्था यानी जाति उत्पीड़न और जाति आधारित श्रम विभाजन को शाश्वत बनाने के उद्देश्य से मनुस्मृति लागू कर दी जाए। 2014 के बाद सत्तासीन भाजपा और आरएसएस ने इतिहास बदलने की कोशिश शुरू की थी। इसके लिए वे अतीत के नेताओं और महान हस्तियों की विरासत को झपटने का अभियान चला रहे थे। एक तरफ भाजपा के नेता राजनीतिक दबाव में गांधी के सामने सिर झुकाने को मजबूर थे, तो दूसरी ओर उनके हत्यारे नाथूराम गोडसे उनके लिए स्वाभाविक रूप से आदरणीय थे। उसी तरह एक तरफ जाति उन्मूलन के सबसे मुखर प्रवक्ता मनुस्मृति को जलाने वाले अंबेडकर की विरासत हथियारों को भी तत्पर थे, तो दूसरी ओर हिंदू राष्ट्र के प्रवर्तक सावरकर को राष्ट्र पुरुष घोषित करने को उतावले। जाहिर था कि यह बेमेल खिचड़ी ज्यादा दिनों तक चलने वाली नहीं थी। संविधान निर्माण में के 75वें वर्ष में संसद में बार बार अंबेडकर की चर्चा सुनकर गृह मंत्री ने उत्तेजित होकर उनके खिलाफ अपना जहर उड़ेल डाला। उन्होंने लगातार 6 बार अंबेडकर का नाम लेकर कहा कि अंबेडकर का नाम लेना फैशन हो गया है।
इतना नाम राम का लेते तो 7 जन्मों का स्वर्ग मिल जाता। तो निश्चित रूप से यह अंबेडकर पर एक करारा हमला था जिसे विपक्ष ने लपक लिया, लेकिन भाजपा गठबंधन में शामिल दलित नेता टस से मस नहीं हुए और भाजपा के सुर में सुर मिलाते हुए आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस ने ही अंबेडकर का अपमान किया। उसके बाद जो बहस चली वह कहीं से भी प्रासंगिक नहीं थी। कांग्रेस खुद को सबसे बड़ा अंबेडकरवादी साबित करने की कोशिश में और उसके सांसद नीले पोशाक में संसद में आ गए। पक्ष और विपक्ष दोनों में किसी के पास यह विचार करने का समय नहीं था कि देश की राजनीति अंबेडकर की सोच से कितना दूर जा चुकी है। अंबेडकर का अंतर्विरोध था कि वे समानता, स्वतंत्रता और भाईचारा के पूंजीवादी जनतंत्र के नारे से आगे बढ़ने को तैयार नहीं थे और वे जनता के जिस प्रतिनिधि थे उसे इस व्यवस्था में स्वतंत्रता के दिखावे से अधिक कुछ मिलने वाला नहीं था। वे इस आशंका से चिंतित भी थे लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे थे। तो संविधान के 75 वर्ष पर प्रासंगिक होगा कि हम संविधान सभा के अंतिम सत्र यानी 15 नवंबर 1949 में अंबेडकर का भाषण याद करें। अपने संबोधन में उन्होंने भारतीय समाज के विशेष अंतर्विरोध की चर्चा करते हुए कहा था कि हम ऐसी व्यवस्था में प्रवेश कर रहे हैं जहां कानून की नज़र में तो सभी बराबर होंगे, लेकिन आर्थिक और सामाजिक गैर बराबरी बरकरार रहेगी। अगर हम इस गैर बराबरी को नहीं मिटाते तो यह जनतंत्र खतरे में पड़ जाएगा। संविधान के 75वें वर्ष में हम ऐसे मुकाम पर खड़े हैं जहां अमीरी और गरीबी की खाई सबसे ज़्यादा चौड़ी हो गई है। इन वर्षों में देश ने 2 तरह की अर्थनीति देखी है। 1990 के पहले के वर्षों में यानी समाजवाद के नाम पर जारी राजकीय पूंजीवाद के दौर में स्थिति वर्तमान दौर की तुलना में थोड़ी बेहतर थी, लेकिन आज के दौर में जब सारे राजकीय संसाधन औने पौने दाम पर पूंजीपतियों को नीलाम कर दिए गए हैं या किए जा रहे हैं, स्थिति बद से बदतर हो गई है। तो 2014 के बाद के क्रोनी कैपिटलिज्म यानी याराना पूंजीवाद के खेल ने तो संसाधन और श्रम की लूट के सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए हैं। अडानी न सिर्फ पूंजीवादी लूट के इस दौर की सबसे बड़े दुलरुआ संतान हैं, बल्कि क्रोनी कैपिटलिज्म के लाक्षणिक प्रतिनिधि भी बन गए हैं। उनके हित साधन के लिए न सिर्फ मजदूरों किसानों को लूटा गया, बल्कि प्रतियोगी पूंजीपतियों की बाहें भी मरोड़ी गई। शब्दों में कहें तो वे भारत में एकाधिकार पूंजीवाद के सबसे बड़े प्रतिनिधि और भारतीय तानाशाही के सबसे मजबूत आधार बन गए हैं। इसी बिंदु पर वे और समस्त बड़ा पूंजीपति वर्ग 25 नवंबर 1949 को व्यक्त अंबेडकर के विचारों से टकरा जाते हैं। इस भाव की अभिव्यक्ति अंबेडकर के खिलाफ गृह मंत्री के अपमानजनक वक्तव्य में होती है। तो आज का सच यह भी है कि हमारे देश का पूंजीवाद और उसका आकार साम्राज्यवाद जाति व धर्म सहित अतीत की सभी दमनकारी संस्थाओं का संरक्षक बन गया है। इस दृष्टि से उसने जाति के अंदर आर्थिक दरार चौड़ी कर अमीरों का एक नया वर्ग बना दिया है जो दलित जनता के बीच उसका मजबूत अवलंब बन गया है। इसका मतलब यह कि जाति और धर्म का उन्मूलन तब तक नहीं हो सकता जब तक वर्तमान पूंजीवादी व्यवस्था का अंत नहीं हो जाता। इस संघर्ष में दलित जातियों के अमीरों का पूंजीपतियों के पक्षधर बन जाने से उसका शोषित और उत्पीड़ित तबका काफ़ी अकेला और कमज़ोर पड़ गया है। उसकी मुक्ति का एक ही उपाय बचता है कि अम्बेडकर वादियों का प्रगतिशील खेमा क्रांतिकारी और जनतांत्रिक शक्तियों के साथ एकता कायम करे और साझा संघर्ष पथ पर बढ़े। तो ये रही तीसरी और अंतिम किस्त। आप इसे संजीदगी से सुनने गुनने के बाद प्रतिक्रिया से जरूर अवगत कराएंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और हाँ, अगर आपने अब तक न्यूज लेटर वितरा के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करेंगे। नमस्कार।